वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। नाजरीन, न्यूज़ रूम में सबसे पहले हम मुल्क की सियासी मंजरनामे की बात करेंगे। बलूचिस्तान में बड़ी सियासी हलचल सामने आई है। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला पीपल्स पार्टी के जियाले बन गए हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने एक बार फिर इक़्तिदार से बेदखल करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में ताख़ीर के तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। सियासी काउंटडाउन शुरू होते ही टिकटों की तकसीम का अमल भी तेज़ हो गया है। अगर हम पीटीआई की बात करें तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम होंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब अब कुछ ही दिनों तक हल हो जाएगा और मिल जाएगा इसका जवाब, क्योंकि फैसला महफूज कर लिया गया है। मुल्की सियासी मंजरनामे के साथ साथ इसराइली जारहियत के बारे में भी आपको बताएंगे। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है, क्या सूरत हाल है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ दीगर इशूज़ भी हम आज के न्यूज़ रूम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बलूचिस्तान की सियासत की बात करते हैं, जिसमें एक बड़ी हलचल ये सामने आई है कि साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी अब जियाले बन गए हैं। वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत एजाज़ की बात है। आसिफ अली जरदारी की क़यादत में अमन का सूरज तुलू होगा, उन्हें ऐसा लग रहा है। उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो सुनिए। जब हम कहते थे, जब दुनिया कहती थी कि चारों सूबों की जंजीर, तो उसका मतलब यही था कि पाकिस्तान की फेडरेशन को जो ख़तरात लाहक हैं उनको सिर्फ एक ही सूरत में जोड़ा जा सकता है, जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी जड़ें पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ तुर्बत भी डेरा बुगटी है, गवादर भी डेरा बुगटी है, इसी तरह कोलू भी जो है वो तुर्बत है। हम सारे बलोच जहाँ जहाँ हैं या हमारे पश्तून भाई बलूचिस्तान में, हम सब एक है। और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि आज मैं उस सरज़मीन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, जिस सरज़मीन ने न सिर्फ जमहूरियत के लिए बल्कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। सरफराज बुगटी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बात कर लेते हैं, जो कहते हैं कि मार धाड़ नहीं, प्यार और भाईचारे से ही कुछ बनेगा। तारीख हमेशा आपको दोहराती है। बलूचिस्तान में तरक्की का नया सफ़र शुरू करेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, यहाँ अमन लेकर आएंगे। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती भी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, मैं पहले कह चुका हूँ और आज भी दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान चल ही बलूचिस्तान के जोर पर रहेगा। इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि बलूचिस्तान पहले से 10 गुना बेहतर होगा। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, मगर सवाल ये कि बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा मार धाड़ से नहीं बनता। मार धाड़ में कोई नहीं बनता। और नवाज शरीफ साहब एक बार फिर इक़्तिदार से बेदखली का शिकवा करते हुए नजर आए। वो कहते हैं कि हमें तो नज़र खा गई, पाकिस्तान दीगर ममालिक से पीछे रह गया। सुबह का वज़ीर आज़म शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। बड़ी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ होती रहीं, खामोशी से हम बर्दाश्त करते रहे। कराची में काम नवाज शरीफ ने किया और वोट किसी और को चला जाता है। सुबह में वज़ीर आज़म था, शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया। 1999 में वज़ीर आज़म के मनसब में मैं फायज़ हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फ़ारिग कर दिया जाएगा। तो बस नज़र खा गई हमें। हम ख़ुद भी शायद अपने साथ इतने मुखलिस नहीं जितने कि हमें होना चाहिए था। और ये बात तो बिल्कुल सही है। तो नाइंसाफ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। बातचीत के लिए सियासी जमातों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो फिर ऐसी हुकूमत होगी जो उन लोगों का नुमाइंदगी कर सके, उनके जो मसले हैं उनके हल निकाल सके। हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं, कोई ऐसा सियासी जमात नहीं है जो मैं कहूँ कि ये जमात जो है ये पीपल्स पार्टी का मुखालिफिन है, सियासी मुखालिफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मुकाबला है तो इस महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत से है। और इंशाअल्लाह ताला मेरा ये वादा है इस शहर के अवाम से कि हम मिल के मेहनत करेंगे और आपके मसाइल का हल निकालेंगे। अयाज सादिक का इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से ग्रैंड बैठक का इंदिया। कहते हैं
कि नवाज शरीफ के सीने पर लगे जख्म आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। शहबाज शरीफ का भी अहम रोल होगा, कहाँ होता है ये अभी नहीं पता। मेरा ज़ाती तकरीबन हर एक से एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है। जरदारी साहब से भी बहुत पुराना ताल्लुक है और जो रहेगा इंशाअल्लाह। ये जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, किस तरह मुल्क को आगे लेके जाना है, ये सारी जमातें बैठ के फैसला करेंगी। जिस हद तक 9 मई को चले गए थे, 1 मई को पहले उन्होंने पहला ट्रायल किया, 9 मई को जो किया, उन लोगों को कौन पूछ रहा है अब? जो लोग 9 मई के हादसे में वहाँ जाके जिन्होंने किया था, लोग छुपे हुए हैं, आगे क्यों नहीं सामने आके बताते कि क्या किया? उनके जो बेशुमार लोग छुपे, उनको आके उसका जवाब देना चाहिए। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि एमक्यूएम ने पहले तब्दीली नहीं जमहूरियत का साथ दिया था, किसी से कोई इत्तेहाद नहीं किया। पहली इलेक्शन कमीशन सिंध के सरबराह सियासी बंदे के रिश्तेदार हैं। एमक्यूएम ने नहीं किया जनाब, ये ताउन की राहें हमवार हुई हैं, एक दूसरे से बात करने का आगाज होना चाहिए था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है, तो उससे हमारे मज़ाकरात हुए, पीपुल्स पार्टी से पहले होते रहे हैं जी। इलेक्शन अगर पॉलिसी के तहत नहीं हुआ और अवाम की उमंगों के तहत हुआ तो तब्दीली नहीं, असल मैंडेट सामने आ जाएगा। तब्दीली तो पॉलिसी के जरिए, जालसाजी के जरिए 18 में आई थी, इस दफ़ा हकीकत सामने आएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ये कहते हैं कि नून लीग ने कराची को अमन का गहवारा बनाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत ना किया जाता तो हैदराबाद मोटरवे मुकम्मल हो जाती। मुस्लिम लीग नून का सन्न खिदमत का एक रिकॉर्ड है। 4 साल के मालिक रहे, लेकिन आज उनसे अगर पूछें कराची से पेशावर तक किसी एक मंसूबे पे उंगली रख के बता दो कि ये इमरान खान का विजन था, उसका मंसूबा था, तो वो नहीं पेश कर सकते। सिर्फ चोर डाकू मनफी तकारीर, लोगों की पगड़ी उछालना। हमें अपने प्रोग्राम को बताने के लिए किसी की पगड़ी उछालने की ज़रूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान के अवाम को अपना रिकॉर्ड पेश करना है और मुस्तकबिल का प्लान उनको देना है कि हम किस तरह पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ ये कहते हैं कि मुनसिफाना इलेक्शन पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सियासतदानों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड पर यकीन रखते हैं। 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। कहा जाता है बगावत काम, और जब नाकाम हो जाए वो बगावत, वो मनसूबा बंदी, तो फिर उनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मुतालबा करता है या उनके साथ वही सलूक करता है जब किसी रियासत में बगावत कामयाब हो जाती है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, ये साबित करने के लिए कि हमारे बगैर ये रियासत चल नहीं सकेगी। वो लोग पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देते। ये 16 माह की कौमी हुकूमत का एहसान है कौम पे, ये मनसूबा बंदी नाकाम की। इस पूरी सूरत हाल में बात करने के लिए डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आदिल साहब, सबसे पहले तो हम बलूचिस्तान की सियासत की बात कर लेते हैं और पीपल्स पार्टी में होने वाली एक अहम डेवलपमेंट की। सरफराज बुगटी साहब जियाले बन गए हैं। एक जानिब हमने देखा है कि लतीफ़ खोसा ने पीपल्स पार्टी को छोड़ा है तो सरफराज बुगटी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। क्या तब्दीलियाँ आएंगी? देखिए, सरफराज बुगटी का जो है पीपल्स पार्टी में शामिल होना जो है एक बड़ा सियासी जो है वो मार्का पीपल्स पार्टी ने है। इससे पहले सरफराज बुगटी के बारे में कहा जा रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं और सूबे के अंदर वजारत आला या किसी भी बड़े ओहदे के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन अभी जब उनकी शमूलियत के बाद मुस्लिम लीग नून का तो यही कहना है कि वो ना वो उनके साथ राब्ते में थे और ना वो उन्होंने उनको दावत दी थी। बाप के जो भी लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए वो अपनी मर्ज़ी से शामिल हुए। बाप असल जो 2018 में जो पॉलिटिकल जमात बनाई गई थी वो तो अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। बड़ा शेयर जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास आ चुका है और जो बाकी शेयर है वो पीपल्स पार्टी रहेगी। तो सरफराज बुगटी जो है उनकी शमूलियत जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उनकी ख्वाहिश है कि वो सूबे के अंदर वजारत आला की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। तो सनाउल्लाह ज़ाहरी जो है बलूचिस्तान में उनकी भी यही ख्वाहिश है। वो इसी ख्वाहिश को लेकर मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी में गए थे और अब एक और
बड़ी शख्सियत जो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में शामिल हुई है वो उसके बाद अब वहाँ पर जो भी इलेक्शन के बाद सूरत हाल होगी, लेकिन वहाँ पर इन पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी तगोदो होगी अगर उनके पास ज़्यादा सीट्स आ जाती हैं। तो ये तो अब इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि पीपल्स पार्टी वहाँ से कितना बड़ा मार्का मारने में कामयाब हो सकती है। जी अच्छा, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ये पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिलेगी। वो कहते हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो हम यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो क्या शिकवे हैं, क्या शिकायतें हैं? क्योंकि नून लीग तो ये कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको मिलेगी और मिलना चाहिए और मिल भी रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये तो सिर्फ एक सियासी बयानिया है पीपल्स पार्टी का। पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ। पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक उस तरह से नहीं है जैसे बीबी के दौर में था। अब काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गया। 2018 के इलेक्शन में ही वो बहुत महदूद सीटें जो है वो पंजाब के अंदर से जीत सके थे। तो आगे भी उनका जो ज़्यादातर वोटर था वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया था। जो रह गया था वो उसमें मुस्लिम लीग नून में कर लिया। अभी तक पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में जो इक़्तिदार का फैसला करना है वो तो पंजाब में नहीं करना है, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी का फोकस उस तरह से पंजाब के अंदर नहीं है। वो कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, बिलावल जैसे लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बलूचिस्तान या केपी को फोकस किया, पंजाब में अभी तक उनका उस तरह का फोकस नजर नहीं आ रहा। और ना कोई बहुत बड़ा कोई जो एक पॉलिटिकल ग्रुप या कोलेक्टिव। अच्छा दिल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पंजाब में उनका कुछ फोकस इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, अगर हम इंतखाबात को लेके बात बस आने को ही है तो जो इंतखाबी मुहिम है, आपको लगता है कि सियासी जमातों को अब शुरू कर देनी चाहिए? अभी तो टिकटों की तकसीम पे ही फंसे हुए हैं। देखें, मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून सबसे पहले जो है वो अपने उम्मीदवारों को ऐलान करेगी, लेकिन अभी तक वो जो है वो सीट एडजस्टमेंट्स चूंकि उनकी काफ़ी सियासी जमातों के साथ हो चुकी है, उसके बाद वो अब अनाउंसमेंट मुमकिन तौर पर आ जाएगी। उसके बाद जो ग्राउंड पर जलसे जुलूसों का मरला है वो शुरू होना है, क्योंकि कैंडिडेट्स जब मैदान में आ जाएंगे उसके बाद देखेंगे से पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो अपना इलेक्शन जलसे जुलूसों का ऐलान करेंगे। लेकिन अभी तो एक मरला है, अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद बहुत सारे ग्रुप इसमें नाराज होंगे पार्टी के अंदर। हमने 2000 जो ज़िमनी इलेक्शन था जब तहरीक इंसाफ के लोग नून में शामिल हुए थे, तो जो ज़िमनी इलेक्शन 20-22 सीटों का था उसमें उसकी हारने की एक बड़ी वजह यही थी कि वहाँ पर लोटों को जो है वो दोबारा टिकट दिया गया था। तो मुस्लिम लीग नून के जो अपने उम्मीदवार थे वो उन्होंने मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, जिसकी वजह से वोट तकसीम हो गया। तो ये हमें कुछ हलकों के अंदर इस तरह की भी सूरत हाल नजर आएगी कि अगर टिकटों की तकसीम मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर करती है तो वहां पर जो मुस्लिम लीग नून अच्छा दिल, इसमें हम ये भी इस बार ये भी तब्दीली देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद इस सारी चीज़ों को टेक केयर कर रहे हैं। खुद इन्होंने इंटरव्यूज किए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी को नाराज नहीं करना। देखिए, नाराजगी तो है, आप एक हलके में एक ही उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून देखते हैं कि कितना बड़ा शेयर जो है तहरीके इस्तेकाम को देती है और उसके बदले में फिर उनको कितना रिटर्न मिलता है। तो इस सूरत हाल में अभी तक तो उनकी यही एक पॉलिसी है कि जहां पर उनके उम्मीदवार कमजोर हैं सिर्फ उन्हीं सीटों पे जो है वो दीगर पार्टीज को एडजस्ट किया जाए। लेकिन इस तरह से तो नहीं होता कि दोनों पार्टीज की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए सीट एडजस्टमेंट होती है। दूसरी पार्टी किन हलकों से अपना उम्मीदवार चाहती है। असल इम्पोर्टेंट रोल जो है वो जनूबी पंजाब के कैंडिडेट्स करेंगे कि वो किस जमात का रुख करते हैं। अभी जो हमने अभी तक देखा है कि पंजाब के अंदर ना मुस्लिम लीग नून की एक्टिविटी उस तरह से शुरू हुई है, ना किसी और सियासी जमात की है। अभी वो छोटे सूबों की तरफ। अच्छा दिल, अगर अब पंजाब की बात करें तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमाद अजहर को पंजाब का सदर बना दिया है, लेकिन वो तो मंजर से गायब हैं। तो उनकी मौजूदगी में अब कौन देखेगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी एक बड़ा सवाल है कि कहाँ से कौन टिकटों की तकसीम करेगा और किस तरह से वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो चुने जाएंगे। देखिए, वहाँ पर
तहरीक इंसाफ की जो पूरी सियासत है वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्होंने अहदेदारों का चुनाव किया है और इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स उनके आ भी जाएंगे, जिसकी भी नॉमिनेशन होगी, वो इलेक्शन पूरी एक साइंस है। उसको देखते हैं कि अब ये ज्यादातर सीटें अगर वकला को मिलेंगी तो वो उस तरह से इस पॉलिटिकल जो मूवमेंट है उसको चला सकेंगे कि नहीं सकेंगे। तहरीक इंसाफ जो डिपेंड कर रही है, उनका जो ख्याल है कि जो 40% नया वोटर है वो शायद जो है इलेक्शन में कोई रिजल्ट तब्दील कर दे, और अगर टर्न आउट 50% 60% के करीब गया तो मुमकिन तौर पर उनको फायदा हो सकता है। अगर टर्न आउट रूटीन में जो पिछले 8 इलेक्शंस में टर्न आउट रहा है इलेक्शंस का, जनरल इलेक्शंस का, वो 45 से 50 के दरमियान में रहा है, तो अगर इस दफा भी टर्न आउट कम होता है या इससे ये 45 और इस बार सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनको लेके सिचुएशन काफी मुख्तलिफ है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि अगर रेशो 50 to 60% रहती है तो उन्हें कुछ उम्मीद नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे। एक और चीज़ जो इंतखाबात को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में जो ताख़ीर के तमाम दरवाजे हैं वो जनाब बंद कर दिए हैं, यानी तमाम कयास आराइयाँ और तमाम जो र्यूमर्स थी इंतखाबात को लेकर अब वो दम तोड़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली है और अदालत ने कहा है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने कहा है कि समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी फ़र्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। अदालत ने करार दिया है कि अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा और आम इंतखाबात में जो ताख़ीर हैं उसके तमाम दरवाजे अब हमें बंद होते नज़र आ रहे हैं। यानी मुल्क भर में आम इंतखाबात बर वक्त कराने का एक मिशन है रिटर्निंग अफसरान। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी ट्रेनिंग का दूसरा रोज़ है। इलेक्शन कमीशन हुकाम से ट्रेनिंग दी गई है। मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में इस्लामाबाद, चकवाल, अटक और जेलम के आरोज़ ट्रेनिंग सेशन में शरीक हुए हैं। तो आम इंतखाबात बर वक्त कराने का मिशन लिए ये ट्रेनिंग्स का सिलसिला इस वक्त जारी है। आरओज़ और DROज़ की ट्रेनिंग चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स के अदादो शुमार भी जारी कर दिए हैं। मजमूई तौर पर आपको बताएं कि 12,85,85,770 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704 है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। तो रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं उनके आदादो शुमार जारी हो चुके हैं। आपको बताएं कि इंतखाबात की आमद है और ऐसे में तमाम तर तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो भी जारी हो गई है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आरओज़ और DROज़ की जो ट्रेनिंग है वो भी बाकायदा तौर पे चल रही है। यानी इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे तैयार है। शबिया नकवी से हम जान लेते हैं। शबिया, जितनी भी कयास आराइयाँ थी अब वो दम तोड़ गई हैं इंतखाबात में ताख़ीर को लेकर, यानी इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 8 फरवरी की जो तारीख है वो पत्थर पे लकीर है और वो तब्दील नहीं होगी। और हमने यही देखा कि अब इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया और उसके बाद आज जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वोटर्स की तादाद है उसकी भी फहरिस्त जारी कर दी गई है और जिसके मुताबिक जो मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद है वो 12,85,85,760 है। जबकि इसमें मर्द वोटर्स की अगर तादाद की हम बात करें तो वो 6,92,63,704 जब और खवातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 5,93,22,056 है। इसके साथ अगर हम बात करें तनासुब की तो मर्द वोटर्स का तनासुब जो है वो 53.87%, जबकि खवातीन वोटर्स की बात की जाए तो वो भी 46.13% तक है। इसके साथ हम बात करें इलेक्शन कमीशन की तैयारियों की तो अभी हम यही देख रहे हैं कि इंतखाबी शेड्यूल के बाद भी जो है इलेक्शन कमीशन में दिन रात काम हो रहा है और
बारहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ना सिर्फ वहाँ पे मीटिंग्स चल रही होती हैं बल्कि ये यकीन दहानी भी कराई जा रही होती है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो किसी सूरत भी कम नहीं होगा, स्लो नहीं होगा और इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को अपने जो पोलिंग डे है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, तो पोलिंग डे 8 फरवरी ही और 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। जी ठीक है, यानी जो इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी को ही होने जा रहे हैं। तमाम जो कयास आराइयाँ थी वो भी दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। शबीर ये भी बताएगा, आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग भी इस वक्त जारी है? जी बिल्कुल, हमने ये देखा था कि इलेक्शन कमीशन में जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद उस वक्त आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग का पहला दिन था, तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि वो ट्रेनिंग मुअत्तल कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद जो हमने ट्रेनिंग नहीं दी, जिस पर हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस है उनकी जानिब से कहा गया कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर इंतखाबी शेड्यूल आएगा, या आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तो उसके बाद हमने देखा कि अब जो इतवार और सोमवार का दिन है वो आरओज की जो 2 दिन की ट्रेनिंग रहती थी वो दोबारा की जाएगी, जबकि कल जो मंगल के रोज जो है वो डीआरओज को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस तरह जो आरओज और डीआरओज की जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, जो 3 दिन का उनका प्रोसेस था, वो कल मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, कल ये प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहा है। शुबिया नकवी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करी थी। इलेक्शन कमीशन हमें खासा मुतहरिक नजर आ रहा है, रजिस्टर्ड वोटर्स के दादोशुमार जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ आरओज और डीआरओज की जो ट्रेनिंग है वो भी तकरीबन अब कल मुकम्मल हो जाएगी। आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग हो रही है और जितनी भी कयास आराइयाँ थी इंतखाबात को लेकर अब वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं और इंतखाबात अपने वक्त पे यानी 8 फरवरी 2024 को ही होने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम होंगे या नहीं, ये एक अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब मिल जाएगा क्योंकि इस हवाले से फैसला महफूज हो गया है। इलेक्शन कमीशन के वकला ने दलाइल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज कर लिया है। किसी जगह का जिक्र नहीं किया कि कहाँ पर इंतखाबात होने हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील बोले कि हर जगह बताया इंतखाबात पेशावर में होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले आप लोग इस पर इत्तफाक कर लें कि फुटेज का फोरेंसिक होना चाहिए। अकबर एस बाबर के वकील ने जवाब दिया कि मुझे तो फोरेंसिक से कोई मसला नहीं, इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो अब पीटीआई में इंतखाबात, इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने हैं या नहीं, इसका जवाब भी मिल जाएगा क्योंकि इस हवाले से जो फैसला है उसको महफूज कर लिया गया है। पीटीआई के बानी मेंबर अकबर एस बाबर ये कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आईनी हक है। पार्टी इलेक्शन बिला मुकाबला होंगे तो मतलब है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सामने नहीं आएंगे, तहरीक इंसाफ की नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। शफाफ कौमी ये लाजिम और मुलजूम है। एक के बगैर दूसरा बेमानी है, एक के बगैर दूसरा बेमानी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी बुनियादी आईनी हक है। अगर ये हक अवाम या पार्टी वर्कर को ना दिया जाए तो वो अपनी मर्जी की क़यादत पार्टी में नहीं इलेक्ट कर सकते। इसका मतलब है अवाम की मर्जी के कैंडिडेट्स सामने नहीं आएंगे इलेक्शन में। आज उन्होंने तस्लीम किया कि ये प्राइवेट एंटिटी है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये पाकिस्तान की अवाम की मुल्कियत है। हर सियासी जमात जो उसके वर्कर हैं, ये उनका हक पहुंचता है। हम उस हक के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने अकबर एस बाबर को प्लांटेड करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट जारी करने का भी मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि पार्टी और अंदरूनी मामलात से अकबर एस बाबर का कोई ताल्लुक नहीं है। इस पार्टी और इसके अंदरूनी बाबर अकबर इस बाबर का दूर दूर तक कुछ वास्ता नहीं है। एक बंदा प्लांटेड आदमी है जो बार बार आ रहा है। जो कानूनी कार्रवाइयाँ हमने पूरी की है, बारहा की है, इसको पूरे करते हुए मेहरबानी करके इस मैटर को कंक्लूड करते हुए हमारा सर्टिफिकेट इशू करे और इस एंजाइटी को ख़त्म करे, इस अनसर्टेनिटी को आप काइंडली ख़त्म कर दें। पीटीआई के वकील अली जफ़र की बात करते हैं जो बोले कि जो इलेक्शन कमीशन का मेंबर नहीं वो दरख्वास्त फाइल नहीं कर सकता। एतराज़ करने वाले का सपोर्टर नहीं, पार्टी मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन को पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन को देना होता है। अगर किसी को इतराज़ है उस इलेक्शन से तो सबसे पहले उसको ये साबित करना है कि वो पार्टी का मेंबर है, सपोर्टर नहीं, वर्कर नहीं, वोटर नहीं, मेंबर, वोटिंग मेंबर। यानी कि हमारी एक ऐप है, उसको कहते हैं
राब्ता ऐप। उस ऐप के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है। ये जो 14 लोग हैं उनमें से एक भी शख्स पीटीआई का मेंबर नहीं है। बैरिस्टर उमैर नियाजी ये कहते हैं कि हमारी पिटीशन इलेक्शन में ताख़ीर के लिए नहीं थी, हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। हमारा मकसद है कि इलेक्शन हो और साफ और शफाफ हो। तौहीन अदालत का बाकायदा नोटिस अभी तक नहीं मिला। तो मैंने पढ़ लिया, ऑर्डर इलात आ गई, बाकायदा तौर पे अभी तक मेरे तक कोई नोटिस वगैरह आया नहीं। एक्सप्लेनेशन सीख की गई है, उसका इंशाल्लाह थोड़ा जवाब फाइल करेंगे कि हमारी पिटीशन कोई इलेक्शन डिले करने के लिए नहीं, हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि इलेक्शन भी हो और वो साफ शफाफ हो। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिलीफ मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने के बाद रिहाई का हुक्म दिया है। पीटीआई रहनुमा को पुलिस ने 3 MPO के तहत कुछ दिन कबल गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें रिलीफ मिल गया है। श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने के बाद रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। कुछ दिन पहले उनको 3 MPO के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई की बात करते हैं। ट्रायल जेल में ही होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल और तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने कहा है कि आप कानून के मुताबिक चलें, हम ऐसे नहीं चलेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द जो घेरा है वो मज़ीद तंग हो गया है, इस तरह से कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 18 इश्तिहारी रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। मुलजिमान में मुराद सईद, आज़म सवाती, हमाद अज़हर, असलम इकबाल, करामत खोखर शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर, वासी कुयूम अब्बासी, मुसर्रत जमशेद चीमा के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। ज़ुबैर न्याजी, मलिक नदीम अब्बास, गुलाम मोहिउद्दीन देवान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कार्रवाई पुलिस की दरख्वास्त पर अमल में लाई गई है। तो 9 मई वाक़यात में पीटीआई के जो रहनुमा थे उनके घेरा मज़ीद तंग हो गया है। इनके शनाख्ती कार्ड्स अब ब्लॉक हो गए हैं। 18 रहनुमा बताए जाते हैं। ये तो थी सियासी सूरत हाल, लेकिन अभी हम रुख कर लेंगे शहर कायद का। लेकिन उससे पहले भी आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई है। खुसूसी अदालत ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया है। एंटी करप्शन पुलिस ने करप्शन केस में उन्हें गिरफ्तार किया था। फवाद को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस हाईकोर्ट पिंडी बेंच से रुजू की हिदायत की गई है। फवाद चौधरी जिनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। अब हम रुक करेंगे शहर कायद का। आपको बताएं कि शहर कायद, जिस तरह से हमें पता है कि वहाँ पे जो मसले मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन जो जराइम पेशा अफराद हैं वहाँ पे उन्होंने अपने पंजे मज़ीद मजबूत कर लिए हैं। कराची में बच्चों के लापता और अगवा के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अगर हम रवां साल की बात करें तो लापता होने वाले 250 से ज़ायद बच्चों का सुराग अभी तक नहीं मिल सका। अगवा और लापता की वारदातों में ज़िला शर्की सरे फहरिस्त है। रवा साल लापता होने वाले 250 से ज़ायद बच्चों का ताहाल कोई पता नहीं चल सका। यानी रवा साल जो 250 बच्चा लापता हुआ था, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। एडिशनल आईजी सिंध खादिम हुसैन रिंद की बात करते हैं, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम के जो को एंकर हैं उबैदुल्ला सिद्दीकी उनसे गुफ्तगू की है और सिंध पुलिस की नफरी की शदीद किल्लत का सामना है, ऐसा उनकी जानिब से कहा गया था। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली अपनाने की भी ज़रूरत है। सिंध पुलिस पर पीपल्स पार्टी पुलिस का इल्ज़ाम है और ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। एडिशनल कराची खादिम हुसैन रिंद साहब के साथ हम मौजूद हैं। कराची पाकिस्तान का माशी हब, इसके मसाइल, मुश्किलात और सियासी मसाइल और उनका हल तो एक अलग है, लेकिन इस शहर को बाकायदा तौर पर इंतज़ामी तौर पर चलाने के ज़िम्मेदार यही शख्स हैं। खादिम हुसैन रिंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा शहर, इतने बड़े मसाइल, स्ट्रीट क्राइम एक बुनियादी मसला जिसकी वजह से लोग कराची से चले भी जाते हैं, छोड़ देते हैं शहर को। आपने चार्ज संभाला, कितना मुश्किल है कराची आपके लिए? स्ट्रीट क्राइम जो है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। जैसे नई टीम इन प्लेस हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों में उसमें काफ़ी रिडक्शन तो हुई है, लेकिन ये 3 करोड़ की आबादी का शहर है, तो उस हिसाब से काफ़ी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रीट क्राइम में बेरोज़गारी है, ड्रग एडिक्ट्स हैं, फिर जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, जो अफगानी थे यहाँ पे, वो काफ़ी इन्वॉल्व थे स्ट्रीट क्राइम में।
तो इसमें काफ़ी कमी तो आई है, लेकिन पुलिस इज़ डूइंग इट्स बेस्ट कि इसको और भी कम किया जाए। स्पेशली जो कार या टू व्हीलर्स स्नैचिंग्स थी या थेफ्ट्स थी या भी मोबाइल फ़ोन की थी, सब में जो है वो कमी हुई है। उसका आप अगर देखेंगे, डाटा देखेंगे तो इनकाउंटर्स में इजाफा हुआ है। तकरीबन ऐसा समझिए कि अगर 2 एनकाउंटर्स पर डे के एवरेज पे हो रहे थे तो दिस वाज इंक्रीज टू 5 पर डे, और उसमें काफ़ी ज़्यादा किलिंग्स हुई हैं, डेकोरेट्स की ज़ख्मी भी हुए हैं। तो दिस इज़ ऑफ कोर्स, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि स्ट्रीट क्राइम की वजह से लोग कराची छोड़ गए होंगे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि लोग परेशान होते हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन मुझे बुनियादी तौर पर ये समझना है कि इस शहर में जो नाके लगे हुए हैं या पुलिस एहलकारों की नफरी है वो वाफिर है, क्योंकि आप कहते हैं 3 करोड़ की आबादी नहीं, बिल्कुल वाफिर नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए, पुलिस रूल्स जब बने थे 1934 में, आज से ऐसा समझे कि 90 साल पहले, तो अंग्रेज़ ने यह कहा था कि 450 लोगों पे एक पुलिस वाला होना चाहिए। इस वक्त जो थाने की नफरी है, जो 15 के आप ऐड करेंगे तो 4800 पे एक पुलिस वाला आएगा। अगर 2 शिफ्ट्स में हम 12-12 घंटे की शिफ्ट लगा दें, तो जब अंग्रेज़ ने कानून बनाया था तो इतने क्राइम भी नहीं थे। कैटल थेफ्ट्स होती थी, जेब कतरों के होते थे, मसले झगड़े होते थे, मर्डर्स थे। अब तो क्राइम भी बढ़ गया है। तो वी हैव टू फाइट दिस क्राइम विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसमें काफ़ी हम पीछे हैं। लेकिन इस क्राइम को फाइट करने के लिए ज़ाहिर है इसका फेस आप हैं, इसका चेहरा आप हैं। एक तो प्रोसिक्यूशन में मसाइल रहते हैं, उमूमन हमारा एक बड़ा चैलेंज रहता है। उस पर फिर सोने पे सुहागा ये होता है कि कोई साबिक पुलिस ऑफिसर उठ के पूरे सिस्टम को एक साथ स्याह सफ़ेद के आपके लिए तराजू में डाल के कहता है कि सारा स्याह है। यानी कराची पुलिस को, आप समझ रहे हैं, मेरा अनवार साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये सिस्टम चला रहे हैं, 700 अरब की करप्शन इनके ज़रिए हुई। आप इतने करप्ट क्यों हैं? देखिए, सिस्टम अगर कोई था भी तो अभी नहीं है। अच्छा, देयर इज़ नो political interference, there is no any other interference from any side. The present caretaker government, chief minister and the home minister, they fully support us. और राव अनवार से फिर आप ये ज़रूर पूछें कि उस सिस्टम में कौन था। और आपने नहीं पूछा? मैंने नहीं पूछा, मेरी बात नहीं हुई। लेकिन ये है कि उन्होंने एक बात की है, वो मीडिया पे भी आई है, सबने सुनी है। ऐसी कोई चीज़ इस वक्त एग्जिस्ट नहीं। अच्छा, आप ज़रा कुछ इलेक्शन के माहौल की बात कर लेते हैं। आप यकीनी तौर पर तैयारियों में हैं, हमें पता चल रहा है, मुसलसल मीटिंग्स भी हो रही हैं। कितनी तैयारी है इलेक्शन के लिए? क्योंकि देखें, बुनियादी तौर पर आपने भी खुद ही बता दिया कितने 4000 से देखिए, हमारे इलेक्शंस के इश्यूज़ होते हैं। एक तो बजट्स, फाइनेंसेस, उसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिख दिया है। दूसरा, ये वो इलेक्शन होता है जो एक ही दिन होता है पूरे पाकिस्तान में। लोकल गवर्नमेंट में तो फेजेज़ में हो रहा था, तो जब अंदरूनी सिंध इलेक्शन हो रहे थे तो कराची से यहाँ पे अंदरूनी सिंध नफरी भेजी गई थी। जब कराची में हो रहे थे तो वहाँ से यहाँ पे आई थी। लेकिन ये वो इलेक्शंस हैं जो हर जगह पे एक साथ हो रहे होंगे पूरे मुल्क में। उसमें हमें मैन पावर की एक शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, स्पेशली जो फीमेल मैन पावर है। अगर 2500 बिल्डिंग्स हैं तो हमारे पास टोटल 1000 पुलिस की ख़वातीन हैं। बाकी शॉर्टेज को हमने पूरा करने के लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा है, कमिश्नर ऑफिस से कांटेक्ट किया है। कल वो भी मीटिंग में थे, उनके रैप भी, कि हमें फ़ीमेल स्टाफ जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स या एजुकेशन डिपार्टमेंट से वहाँ से मिल जाए, और मेल स्टाफ की भी ज़रूरत होगी अकॉर्डिंग टू जो हमारा फार्मूला है, जिसमें QRFs हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, रिज़र्व्स हैं। तो वी विल सी टुवर्ड्स द सिक्योरिटी गार्ड्स। लेकिन बात फिर वही आएगी कि उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो पैसों के लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा है, और पैसे इंशाल्लाह ताला वो हमें मिल जाए। कुछ लोगों से मैं मिला, सियासी लोगों से, उन्होंने इस पुलिस को पीपल्स पार्टी पुलिस का, आप इस तासुर की नफ़ी कैसे करेंगे? ये पाकिस्तान पुलिस है, सिंध पुलिस है, पीपल्स पार्टी पुलिस नहीं है। पुलिस वाला कोई अच्छा काम भी करता है तो आप मीडिया वाले सबसे पहले उसको पिक करते हैं कि ये देखो पुलिस वाला जो इफ्तार कर रहा है, ये देखो पुलिस वाला किसी को रोड क्रॉस करा रहा है। कि आम लोग और भी करवा रहे होते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छी चीज़ भी प्रोमिनेंट नज़र आती है, बुरी चीज़ भी प्रोमिनेंट। बुरे का शोर ज़रा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छे को ज़्यादा, हम अच्छे को ज़्यादा अच्छों को ज़्यादा जमा करें। अच्छे जो है वो या जो भी है उन सबको अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए। रिन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एडिशनल IG सिंध की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। अफसोसनाक खबर कराची से शामिल करते हैं, जहाँ पे मच्छर कॉलोनी में इमारत मुनहदम हो गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि ख़वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दुकान में सिलेंडर फटा और धमाका हुआ। सिलेंडर धमाके के बाद 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। मलबे में मज़ीद अफराद के दबे होने का
खदशा भी बताया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मच्छर कॉलोनी जहां पे इमारत मुनहदिम हुई है, 3 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है। सिलेंडर धमाका हुआ जिसके बाद ये इमारत ज़मीन बोस हो गई, मुनहदिम हो गई। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है उन लाशों को। और ये भी बताया जा रहा है कि इस मलबे के नीचे मज़ीद लोगों के होने का भी खदशा है। रेस्क्यू का अमल और सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है और हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये 3 मंजिला इमारत का मलबा गिरा हुआ है, किस तरह से ये वाक़या पेश आया और क्या ख़दशात हैं, कितने लोग इसमें अभी भी दबे हो सकते हैं। रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। रजब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया। देखिए, ये माड़ीपुर रोड पे मच्छर कॉलोनी कच्ची आबादी की तरह का ये इलाका है, जहाँ पर है तो गुज्जान आबाद काफ़ी बड़ी आबादी है। ये समंदर के बिल्कुल साथ ये आबादी लगती है। यहाँ पर सुबह के वक्त ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर जो है एलपीजी की दुकान में गैस सिलेंडर्स लोडिंग अनलोडिंग के दौरान कोई मिस हैंडलिंग हुई है। इस दौरान अचानक जो है वो धमाका हुआ है, ज़ोरदार धमाके के साथ। जो 2 मंजिला इमारत थी जहाँ पर ये एलपीजी फिलिंग स्टेशन जहाँ पर कायम था, वो इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई है, जिसके मलबे तले दबकर जो है वो 3 अफराद जाँ बाग हुए, जिनमें एक 3 साल बच्ची है उल्फत और 2 बड़े अफराद है, जिनमें एक मोहम्मद शख्स है साल के करीब और दूसरा जो है वो जवान था। 3 अफराद जाबाग और मजमूई तौर पर 17 अफराद को मलबे से ज़ख्मी हालत में निकाल के सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अलबत्ता मलबा उठाने का काम जारी है, वो भी अब से कुछ देर के बाद जो है वो वाइंड अप कर दिया जाएगा, चूँकि तमाम तर रेस्क्यू की जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई है। उस वाक़े में मजमूई तौर पर 3 अफराद जाबाग और 17 अफराद जो है वो अच्छा रजब, हमें ये भी बताया जा रहा था कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद अफराद भी इसमें दबे हो सकते हैं, तो क्या अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है? जी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और अच्छा। इस वक्त जो है वो सिर्फ जो है वो मलबा उठाने का काम जारी है, चूँकि अर्बन रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के जो कमांडर है हुमायूं खान, उन्होंने करते हुए ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। 3 अफराद रजब हमें बता रहे थे कि इसमें जाँ बहक हुए हैं, 17 अफराद ज़ख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रजब, आप बता रहे थे कि 17 अफराद ज़ख्मी हैं जिन्हें यहाँ से निकाला गया है, किन अस्पतालों में उन्हें मुंतकिल किया गया है और उनकी हालत कैसी है? रजब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने हमें बताया कि 3 अफराद अब तक जाँ बहक हुए हैं, 17 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और अलल सुब ये वाक़या पेश आया है और सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके बाद ये 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई और मलबे तले दबे 17 अफराद को निकाल लिया गया है और ज़ख्मी हालत में थे, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दिन भर की अहम 20 खबरें सुपर 20 में भी हम शामिल करते हैं। जानेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कारोबार का जब इख्तिताम हुआ तो मार्केट 925 पॉइंट्स की कमी से 65,204 पॉइंट्स पर बंद हुई है। दिन भर मजमूई तौर पर 379 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता हुआ, 283 रुपये 26 पैसे से सस्ता होकर 283 रुपये 21 पैसे पर बंद हुआ है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज दिन का जो इख्तिताम है उसके हवाले से आपको बता रहे थे, मार्केट 925 पॉइंट्स की कमी से 65,204 पॉइंट्स पर बंद हुई है। दिन भर मजमूई तौर पर 379 कंपनीज के शेयर में कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता हुआ, 283 रुपये 26 पैसे से सस्ता होकर 283 रुपये 21 पैसे पर बंद हुआ है। 5 पैसे इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हुआ है। पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामजन है। 5 माह में पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। स्टेट बैंक ये बता रहा है इस हवाले से कि करंट अकाउंट खसारे में सालाना बुनियाद पर 64% कमी आई है। नवंबर में मुल्की करंट अकाउंट जो था वो 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा है। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो मुल्की करंट अकाउंट 18 करोड़ 40 लाख डॉलर खसारे में था। माहिरीन ये कह रहे हैं कि बरामदात में इजाफा और दरामदात पर कंट्रोल से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। तो पाकिस्तान की मईशत जो कि हम देख रहे हैं कि बेहतरी की जानिब गामजन है।
आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मुतालबे की, जिस पर अफगान अबूरी हुकूमत अब हमें इन एक्शन नज़र आ रही है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 40 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं और दहशतगर्दों को 1 साल के दौरान ही गिरफ्तार किया गया है। अफगान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा मालूमात पे की गई। पाकिस्तान ने अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था और इस मुतालबे पर अफगान अबूरी हुकूमत अब हमें इन एक्शन नज़र आ रही है। पाकिस्तान और अफगान हुकूमत में बढ़ती कशीदगी पर मौलाना फजलुर रहमान को अफगान अबूरी हुकूमत के सरबराह का एक ख़त भी मौसूल हुआ है। इस्लामाबाद और काबुल में कशीदगी कम कराने के लिए ताउन की इस ख़त में दरख्वास्त की गई है। सरबराह JUIFA आइंदा चंद रोज़ में वफ्द के हमरा काबुल भी जाएंगे। अफगान अबूरी हुकूमत के सरबराह समेत अहम शख्सियात से उनकी मुलाकात होने जा रही है। अफगान मुहाजिरीन की वापसी, TTP की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर गौर किया जाएगा। तो पाकिस्तान और अफगान के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही थी उसके पेश नज़र अब एक ख़त मौसूल हुआ है मौलाना को, और ये बताया जा रहा है कि मौलाना विज़िट भी करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ये कहते हैं कि अफगानिस्तान मतलूबा दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। तालिबान इंतज़ामिया आने के बाद दहशतगर्द हमलों में शिद्दत आई है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है वो ज़रा सुनिए। तक अंसार की तरह उनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन चंद अफराद पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं। कराए के ये सिपाही बेनकाब हो रहे हैं। पाकिस्तान इन तमाम दहशतगर्दों को पहचानता है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत इन शरपसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और तमाम मतलूबा दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले कर दे। 14,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी दुनिया भर की जेलों में कैद हैं। 2010 से 2023 के दौरान 183 पाकिस्तानियों को सज़ाए मौत दी गई है। UAE में कैद पाकिस्तानियों की तादाद 5,292। सऊदी अरब की जेलों में 3,100 पाकिस्तानी कैद हैं। यूनान में 811, इटली में 586, इराक़ में 672 पाकिस्तानी कैद हैं, जबकि ओमान में 540 पाकिस्तानी पाबंदे सलासिल हैं। 683 पाकिस्तानी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर भारतीय जेलों में भी बंद हैं। पाकिस्तानी शहरियों पर कत्ल, अस्मत दरी, मुनशा स्मगलिंग के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और 14,000 से ज़ायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दुनिया भर में मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त पाबंदे सलासिल हैं। जनाब, अब हम लाहौर के इलाके जौहर टाउन का रुख कर लेते हैं, जहाँ पे एक ताजिर को अगवा किया गया और अब खबर ये आ रही है कि अगवा होने वाले ताजिर को कत्ल कर दिया गया है। राना मुजफ्फर हुसैन की लाश शरकपुर के करीब नहर से बरामद हुई है। लाहौर जौहर टाउन जीवन मार्केट के ताजरों ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस के खिलाफ एहतजाज भी किया है। मुजाहिरीन ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया है। तो जीवन मार्केट के जो ताजिर हैं वो सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं। लाहौर में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ भी ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। CCPO और कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में ऑपरेशन की हिकमत अमली भी तय की गई है। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ कल से बाकायदा तौर पर ऑपरेशन होगा। तजावुज़ात के खात्मे के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। लाहौर में तजावुज़ात के हवाले से 23 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हॉटस्पॉट करार दिया गया है और बाकायदा तौर पे अब एक ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है। क्या तैयारियां हैं, अरसलान हैदर से हम जान लेते हैं। अरसलान, इससे पहले भी हमने देखा है कि बहुत दफ़ा इस तरह के ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं, तैयारी की जाती है, लेकिन रिजल्ट्स वो नहीं मिलते। इस वक्त आप बताइएगा कि इस बार जो ऑपरेशन होने जा रहा है क्या स्पेशल है उसमें, और आपको लग रहा है कि अभी जो इंतज़ामात हैं उनसे वाकई खात्मा हो जाएगा इनका? बिल्कुल, जैसे ही पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबाई दारुल हुकूमत में तजावुज़ात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन का फैसला किया गया है, तो हुकूमती मशीनरी जो है वो हरकत में आ गई है। आज CCPO लाहौर बिलाल सदीक मियाना और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है और उसमें इजलास में फैसला किया गया है कि CCPO लाहौर की जानिब से कहा गया है कि बाज़ाब्ता ऑपरेशन का आगाज मंगल से किया जाएगा। ने यह भी कहा कि सूबाई दारुल हुकूमत में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का आगाज तमाम डिवीजन एक साथ किया जाएगा। पुलिस लाहौर पुलिस नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में जिला इंतजामिया को जरूरी मामूलात फराहम करेगी। तजावुज़ात के खात्मे के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तजावुज़ात में मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुकदमात का भी अंदराज होगा।
इस दादी तजावजात ऑपरेशन में रुकावट डालने वाले और सरकारी प्रॉपर्टीज पर नाजायज काबिज अफराद ठीक है, की टीमें तश्कील दे दी गिरफ्तारियां गई हैं, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई और मंगल से बाकायदा तौर पे ऑपरेशन का आगाज हो जाएगा। अरसलान हैदर, शुक्रिया आपने अपडेट किया। जिन्होंने किया था, लोग छुपे हुए आगे क्यों नहीं सामने आके बताते कि क्या किया, उनके जो बेशुमार लोग छुपे उनको आके उसका जवाब देना चाहिए। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहते हैं कि एमक्यूएम ने पहले तब्दीली नहीं जमहूरियत का साथ दिया था, किसी से कोई इत्तेहाद नहीं किया। पहली इलेक्शन कमीशन सिंध के सरबराह सियासी बंदे के रिश्तेदार हैं। एमक्यूएम ने कोई है जनाब, ये ताउन की राहें हमवार हुई हैं, एक दूसरे से बात करने का आगाज होना चाहिए था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है, तो उससे हमारे मुज़ाकरात हुए, पीपुल्स पार्टी से पहले होते रहे हैं। जी इलेक्शन अगर पॉलिसी के तहत नहीं हुआ और अवाम की उमंगों के तहत हुआ तो तब्दीली नहीं, असल मैंडेट सामने आ जाएगा। तब्दीली तो पॉलिसी के जरिए, जालसाजी के जरिए 18 में आई थी, इस दफ़ा हकीकत सामने आएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ये कहते हैं कि नून लीग ने कराची को अमन दिया, अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत ना किया जाता तो हैदराबाद मोटरवे मुकम्मल हो जाती। मुस्लिम लीग नून का सिंध में खिदमत का रिकॉर्ड है। 4 साल सियाह सफ़ेद के मालिक रहे, लेकिन आज उनसे अगर पूछें कराची से पेशावर तक किसी एक मंसूबे पे उंगली रख के बता दो कि ये इमरान खान का विजन था, उसका मंसूबा था, तो वो नहीं पेश कर सकते। सिर्फ चोर डाकू मनफी तकारीर, लोगों की पगड़ी उछालना। हमें अपने प्रोग्राम को बताने के लिए किसी की पगड़ी उछालने की ज़रूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान के अवाम को अपना रिकॉर्ड पेश करना है और मुस्तकबिल का प्लान उनको देना है कि हम किस तरह पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ भी गुफ्तगू कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि मुनसिफाना इलेक्शन पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सियासतदानों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड पर यकीन रखते हैं। 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। कहा जाता है बगावत कामयाब हो, नाकाम हो जाए वो बगावत, वो मनसूबा बंदी, तो फिर उनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मुतालबा करता है या उनके साथ वही सलूक करता है जब किसी रियासत में बगावत कामयाब हो जाती है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, ये साबित करने के लिए कि हमारे बगैर ये रियासत चल नहीं सकेगी। वो लोग पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देते। ये 16 माह की कौमी हुकूमत का एहसान है कौम पे, ये मनसूबा बंदी नाकाम की। सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, मुल्क की जो सियासी मंजरनामा है उस पर हम देख रहे हैं एक हलचल है और इंतखाबात से पहले की वो जो क्या कह सकते हैं जोड़ तोड़ की सियासत है वो भी चल रही है। एक जमात को छोड़ के दूसरी जमात में शमूलियत भी इख्तियार की जा रही है। अगर हम बात करें सरफराज बुगटी साहब की तो वो अब जियाले बन गए हैं और दूसरी जानिब हमने देखा था कि पीटीआई को भी एक जियाले ने छोड़ के ज्वाइन कर लिया है। आपको क्या लगता है कि क्या तब्दीली आने वाली है, स्पेशली अगर आप सरफराज बुगटी की बात करें तो क्या ये बड़ा सियासी मार्का है पीपल्स पार्टी के लिए? ये बलूचिस्तान जो अवामी पार्टी जिसको बाप कहते हैं उसके आधे अरकान तो मुस्लिम लीग नून में पहले चले गए, अब जो 7-8 थे वो पीपल्स पार्टी में चले गए और ये सिलसिला जो है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। अब आसिफ जरदारी भी ये दावा कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में हुकूमत बना लेंगे। बलूचिस्तान में जो भी हुकूमत बनेगी वो मखलूत हुकूमत बनेगी, यानी कि जो सेटअप मरकज में होगा उसी तरह का सेटअप जो है वो हमें बलूचिस्तान में बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई एक जमात वहाँ पे अक्सरियत वाज़ेह तौर पर हासिल करने की पोजीशन में जो है वो नहीं है। जहाँ तक सरफराज बुगटी का ताल्लुक है तो आज हमने नून लीग के कुछ ज़राए से बात की थी तो उन्होंने कहा था हमने तो इनको कभी दावत नहीं दी थी कि वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करें। खुद उन्होंने एक मौका पर ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन उसके बाद किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई और पीपल्स पार्टी के साथ उनकी मुलाकातें थी। आसिफ जरदारी से वो एक मुलाकात कर चुके थे, बिलावल भुट्टो जरदारी से गुज़श्ता दिनों उनकी 2 मुलाकातें हुई थी और उसके बाद उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए खुसूसी
तकरीब का भी इंतजाम किया था। जब वजारत दाखिला में एक तकरीब मुनक्कद की गई थी तो उसके बाद ये वाज़ेह हो गया था कि शायद ये सरफराज बुख्ती पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करे। वो आज उन्होंने जिसको जो है वो ज्वाइन कर लिया। जमाल रईसानी एक वो भी साबिक वज़ीर रहे थे, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं और वो भी पीपल्स पार्टी में जो है वो चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आर्टिकल 224 है उसके मुताबिक निगरान वजीर अगर कोई निगरान हुकूमत में शामिल है और वो इस्तीफा भी दे देता है तो फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। ये अभी किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे या फिर इसके लिए क्या तैयार करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा होगा। अगर सरफराज बुख्ती ने इस्तीफा दिया, जमाल रईसानी ने इस्तीफा दिया है तो निगरान सेटअप में जो लोग मौजूद हैं वो इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो अच्छा, यानी एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी रुकावट है जो यकीनन जवाब तलब है। अच्छा, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि नून लीग जो है वो खासी मुतहरिक नज़र आ रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब से वो अपने केसेस से उन्हें रिलीफ मिला है, वो बरी हुए हैं, उसके बाद से उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही है और फिर अब दोबारा उन्होंने वही शिकवा पकड़ लिया है और वही उनके शिकायतें भी शुरू हो गई हैं। अभी भी वो कह रहे थे कि हमें ऐसा लगता है कि हमें नज़र खा गई, अगर हम पाकिस्तान में होते और तो पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी ना होती। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आसादी कह रहे हैं कि वो भी हमें कहीं ना किसी रोल में नजर आएंगे, लेकिन ये इंतखाबात के बाद क्लियर होगा कि उन्हें कहां पे एडजस्ट किया जाता है। देखिए, जहाँ तक मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है, जो आज भी उन्होंने खिताब किया है उनका जो उनके आज के खिताब का लब्बे लबाब भी वही है कि वो चाहते हैं कि ना सिर्फ वो उनकी जो हुकूमत आए वो मुस्तहकम हुकूमत हो, बल्कि वो हुकूमत ऐसी हुकूमत हो जिसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो। जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इस मुदाखलत से वो क्या मुराद लेते हैं। अब उन्हें कुछ नाम माजी में लेते थे, अब नाम लेना छोड़ दिए, लेकिन उनकी गुफ्तगू का मतमा नजर आज भी वही था कि हमें जो है वो मुद्दत पूरी करने दी जाए। अगर मुद्दत पूरी करने दी जाती तो माजी में हमारे लगाए हुए मंसूबे जो थे वो आज मुकम्मल हो चुके होते। और फिर एक चीज उन्होंने आज फिर भी कही कि तरक्याती मंसूबे मैं मुकम्मल करता हूँ और वोट किसी और को चला जाता है। ये मैसेज भी उन्होंने उन फोर्सेस को दिया जो मुदाखलत करती हैं। तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो मुतहर्रिक हुए हैं और वो ठीक है, नवाज शरीफ मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। अच्छा सिद्दीक साजिद, आप ये बताइएगा कि इंतखाबात से पहले जो हलचल होनी चाहिए, जो कैंपेन्स सियासी जमातों की जानिब से चलाई जानी चाहिए, आपको लग रहा है कि कोई भी एक सियासी जमात तो उस तरह से मुतहर्रिक और एक्टिव नजर आ रही है? क्योंकि 8 फरवरी अब दूर नहीं है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उस तरह का हमें जो है वो जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा। और ना सिर्फ उम्मीदवारों में बल्कि अवाम के अंदर भी वो जोशो खरोश जो है वो मौजूद नहीं है। और उसकी वजह भी यही है कि अभी भी बहुत से लोगों का ये कहना है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, बहुत से लोग अब भी कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इंतखाब जो है वो नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो आप देख लीजिएगा तो 20 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा होने हैं और जब ये जमा हो जाएंगे, कुछ लोगों आज टिकट जो है वो JUI ने जारी करने हैं, फिर पीपल्स पार्टी के टिकटों का इजरा भी जारी हो गया है कि जैसे ही उम्मीदवारों को टिकट मिल जाएंगे उसके बाद फिर माहौल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपको गहमा गहमी भी नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो इस वक्त तक जो हम देख रहे हैं बंद कमरों में मीटिंग हो रही हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, लेकिन अवामी सतह के ऊपर या गली मोहल्लों के ऊपर या छोटे शहरों में हमें उस तरह की जो इंतखाबी गहमा गहमी पहले नजर आती थी वो नजर नहीं आ रही। चलें, यकीन करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें वो गहमा गहमी नजर आए, क्योंकि आवाम को तो आराम करना ही है, अगर आवाम से वोट लेना है इन सियासी जमातों के लीडर्स ने। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे और इंतखाबात से पहले की जो गहमा गहमी है हम उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि इंतखाबात से पहले खासी गहमा गहमी होती है। लेकिन इंतखाबात को लेकर कुछ र्यूमर्स थे, कुछ कयास आराइयाँ थीं कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, वक्त पे होंगे, पोस्टपोन हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताख़ीर के जो तमाम दरवाजे हैं वो बंद कर दिए हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली है। अदालत ने यह कहा है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने कहा है कि समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से भी गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हाई कोर्ट कैसे कर सकती है इस्तेमाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी फ़र्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी करार दिया कि अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा।
तो आम इंतखाबात में जो ताख़ीर के तमाम हरबे थे, दरवाजे थे, वो अब बंद होते नज़र आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं आम इंतखाबात वक्त पे कराने का मिशन लिए रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान यानी ROs और DROs की ट्रेनिंग का दूसरा रोज़ आज था। इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से ये ट्रेनिंग दी जा रही है। मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में इस्लामाबाद, चकवाल, अटक, जेहलम के ROs ट्रेनिंग सेशन में शरीक हुए हैं। तो इंतखाबात बर वक्त होने जा रहे हैं, इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियाँ हो रही हैं और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ROs और DROs की ट्रेनिंग का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद व शुमार भी जारी कर दिए हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। मजमूई तौर पर 12,85,85,760 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इनमें मर्द वोटर्स की बात करें तो इनकी तादाद 6,92,63,704 है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। रजिस्टर्ड वोटर्स जिनके आदाद व शुमार जारी हो चुके हैं। जनाब, ये तो थी इंतखाबात की तैयारियाँ, लेकिन सियासी जमातें जो इस वक्त हमें मुतहरिक नज़र आ रही हैं, कोई शिकवा करती नज़र आ रही है, कोई पार्टी टिकट के हवाले से मुतहरिक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, अब उस पर एक सवालिया निशान ये है कि ये कलअदम होंगे या नहीं। इसका फ़ैसला भी कुछ ही दिन में आ जाएगा क्योंकि महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर यह फ़ैसला महफूज किया। अकबर एस बाबर के वकील की इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा, उन्होंने कहा कि किसी जगह का जिक्र नहीं किया गया कि कहाँ पर इंतखाबात होने हैं। चेयरमैन PTI के वकील बोले कि हर जगह बताया है इंतखाबात पेशावर में होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले आप लोग इस पर इत्तफाक कर लें कि फुटेज का फोरेंसिक होना चाहिए। जबकि अकबर एस बाबर के वकील ने जवाब दिया कि मुझे तो फोरेंसिक से कोई मसला नहीं। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो देखना यह है कि इंतखाबात कलअदम होते हैं इंट्रा पार्टी या नहीं। फैसला महफूज हो गया है और अब सुनाया जाएगा। लेकिन जो PTI के बानी मेंबर हैं अकबर एस बाबर, वो ये कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आईनी हक है। पार्टी इलेक्शन बिला मुकाबला होंगे तो मतलब है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सामने नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ की नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। उनकी गुफ्तगू सुनिए। शफाफ कौमी इलेक्शन ये लाजिम और मुलजूम है। एक के बगैर दूसरा बेमानी है, एक के बगैर दूसरा बेमानी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी बुनियादी आईनी हक है। अगर ये हक अवाम या पार्टी वर्कर को ना दिया जाए तो वो अपनी मर्जी की क़यादत पार्टी में नहीं इलेक्ट कर सकते। इसका मतलब है अवाम की मर्जी के कैंडिडेट्स सामने नहीं आएंगे इलेक्शन में। आज उन्होंने तस्लीम किया कि ये प्राइवेट एंटिटी है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये पाकिस्तान की अवाम की मुल्कियत है। हर सियासी जमात जो उसके वर्कर हैं, ये उनका हक पहुंचता है। हम उस हक के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। चेयरमैन PTI ने अकबर एस बाबर को प्लांटेड करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट जारी करने का उन्होंने मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि पार्टी और अंदरूनी मामलात से अकबर एस बाबर का कोई ताल्लुक नहीं है। इस पार्टी और इस मामलात के साथ अकबर इस बाबर का दूर दूर तक कुछ वास्ता नहीं है। एक बंदा प्लांटेड आदमी है जो बार बार आ रहा है। जो कानूनी कार्रवाइयाँ हमने पूरी की है, बारहा की है, इसको पूरे करते हुए मेहरबानी करके इस मैटर को कंक्लूड करते हुए हमारा सर्टिफिकेट इशू करे और इस एंजाइटी को ख़त्म करे, इस अनसर्टेनिटी को आप काइंडली ख़त्म कर दे। PTI के वकील अली जफर बोले कि जो इलेक्शन कमीशन का मेंबर नहीं है वो दरख्वास्त फाइल नहीं कर सकता। एतराज़ करने वाले का सपोर्टर नहीं, पार्टी मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन को पार्टी इंतखाबात से मुतालिक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन को देना होता है। अगर किस इतराज़ है उस इलेक्शन से तो सबसे पहले उसको ये साबित करना है कि वो पार्टी का मेंबर है, सपोर्टर नहीं, वर्कर नहीं, वोटर नहीं, मेंबर, वोटिंग मेंबर। यानी कि हमारी एक ऐप है, उसको कहते हैं राब्ता ऐप। उस ऐप के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है। ये जो 14 लोग हैं उनमें से एक भी शख्स PTI का मेंबर नहीं है।
बैरिस्टर उमर न्याजी ये कहते हैं कि हमारी पिटीशन इलेक्शन में ताख़ीर के लिए नहीं थी, हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि इलेक्शन हो और साफ और शफाफ हो। तौहीन अदालत का बाकायदा नोटिस अभी तक नहीं मिला। ऑर्डर तो मैं ऑर्डर की तफसीलात आ गई, बाकायदा तौर पे अभी तक मेरे तक कोई नोटिस वगैरह आया नहीं। एक्सप्लेनेशन सीख की गई है, उसका इंशाल्लाह फौरन जवाब फाइल करेंगे कि हमारी पिटीशन कोई इलेक्शन डिले करने के लिए नहीं, हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि इलेक्शन भी हो और वो साफ शफाफ हो। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है। हुक्मनामे में कहा गया है कि फौजी अदालतें मुलज़िमान का ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। बेंच की तश्कील 9 और कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्तें आइंदा समात पर सुनी जाएंगी। मुकदमे की मजीद समात जनवरी के तीसरे हफ्ते में की जाएगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस तहरीरी हुक्मनामे से मुताल्लिक। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया बताएगा तहरीरी हुक्मनामे में मजीद क्या कहा गया। जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों से मुतालिक हुक्मनामा जारी किया गया, उसमें ये बताया गया है कि आर्मी एक्ट की दफा D2 और D1 और ज़ैली 6 जो है 1 और 2 कायदम करार देने का फैसला मुअत्तल किया जाता है और आर्मी एक्ट का सेक्शन 59(4) जो है उसको कायदम करार देने का फैसला भी मुअत्तल किया जाता है। इसके साथ हुक्मनामे में ये भी बताया गया है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं उन्होंने हुक्म इम्तना जारी करने की मुखालफत की है, जबकि फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के फैसले की तफसीलात सामने नहीं आ सकी और फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त गुजारों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस न होने के बावजूद कुछ फ्रीकेंड के मुकला पेश हुए और तफसीली फैसले तक समात मौखर करने की इस्तदा की, इसीलिए जो मुकदमे की मजीद समात है वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। ठीक है, जनवरी के तीसरे हफ्ते में मजीद इस पे समात होगी। शबिया नकवी आप हमें अपडेट कर रही थी इस तहरीरी फैसले से मुतालिक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम मुल्क की मौशी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रुख करते हैं, जहां पे कारोबार का इख्तिताम हुआ। मार्केट 925 पॉइंट्स की कमी से 65,204 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 379 कंपनीज के शेयर में कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता हुआ, 283 रुपये 26 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 21 पैसे पर बंद हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम हुआ और मार्केट 925 पॉइंट्स की कमी से 65,204 पॉइंट्स पर बंद हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम हुआ तो 925 पॉइंट्स की कमी मार्केट में देखने में आई। 65,204 पॉइंट्स पर ये बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 379 कंपनीज के शेयर में कारोबार हुआ और इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता हो गया है, 283 रुपये 26 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 21 पैसे पर बंद हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज जिसकी सूरत हाल हम आपको बता रहे थे, आज दिन के इख्तिताम में 925 पॉइंट्स की कमी देखने को मिली है। आज स्टॉक मार्केट में क्या रुझान रहा, क्या तफसीलात हैं, नजीब नाइश हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं। नजीब बताइएगा। कारोबारी हफ्ते के आगाज से ही स्टॉक मार्केट में कुछ कमी रिकॉर्ड की गई है। 925 पॉइंट्स का आज क्लोजिंग में कमी हुई है, जबकि 65,204 पॉइंट्स पर स्टॉक मार्केट ने क्लोजिंग की है। आज वॉल्यूम के हवाले से बात की जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हुई, काफी शेयर्स बेचे भी गए और काफी खरीदे भी गए। खास तौर पर इस जब बुलंदी पर स्टॉक मार्केट मौजूद है तो कुछ फ्लक्चुएशन इसमें इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन अब तक जो खास तौर पर मुख्तलिफ माशी अशारी हैं उससे यही नजर आ रहा है कि स्टॉक मार्केट अब भी वो सूरत हाल लगती है कि आगे बढ़ सके और मजीद तेजी इख्तियार कर सके। करेंसी के हवाले से बात की जाए तो काफी अरसे से डॉलर जो है वो 84 और 83 के बीच जो है वो ट्रेड हो रहा है और आज 5 पैसे की कमी से इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 21 पैसे पर बंद हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर जो है मुस्तहकम रहा 284 रुपये 50 पैसे पर। जी ठीक है, आज स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आप बता रहे थे। जब हफ्ते का आगाज़ हुआ है तो 625 पॉइंट्स की कमी देखने को मिली है और डॉलर में भी हमें कुछ पॉइंट्स की कमी देखने को मिली है, कुछ पैसों की कमी डॉलर में हुई है। बहुत शुक्रिया नजीब नाइश, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज से मुताल्लिक। लेकिन पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी ओवरऑल अगर हम बात करें तो जनाब ये बेहतरी की जानिब गामज़न है। 5 माह में पहली बार पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो हो चुका है। स्टेट बैंक ने ये बताया है और आपको बताएं कि करंट अकाउंट खसारे में सालाना बुनियाद पर 64%
कमी वाक़ई आई है। स्टेट बैंक की जानिब से ये बताया गया है नवंबर में मुल्की करंट अकाउंट $90 लाख सरपरस्त रहा है, जबकि अक्टूबर में मुल्की करंट अकाउंट $18 करोड़ 40 लाख खसारे में था। बरामदात में इजाफा और दरामदात पर कंट्रोल से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। माहिरीन ऐसा बता रहे हैं। पाकिस्तान की मैशत जो कि बेहतरी की जानिब गामजन है। तफसीलात हम जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत अच्छी खबर है, हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मैशत है वो बेहतरी की जानिब गामजन है और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सरप्लस में हम गए हैं, जबकि अक्टूबर की हम बात करें तो खसारे में थी। जी बिल्कुल, तजारती खसारा जो है वो कम हुआ है और इसके साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी डेफिनेटली कम हुआ है। तो ये अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान के जो दादोशुमार हैं वो बेहतर हो रहे हैं दिन ब दिन और पाकिस्तान की जो मईशत है वो एक हम ये कह सकते हैं कि इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ये तमाम जो दादोशुमार हैं ये दादोशुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया कि जो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है उसमें काफ़ी जो है वो कमी वाक़या हुई है। ये बाकी इशारे मुल्क की मईशत के बेहतर हो रहे होते हैं तो इसी वजह से ये जो खसारा है वो कम होता है। इसी तरह से उन्होंने अपनी जो वसूली हैं उसका हदफ भी उन्होंने हासिल किया और बल्कि उससे ज़्यादा हदफ से ज़्यादा बिहार ने वसूलियाँ की। इसके साथ साथ टैक्सेशन का निज़ाम जो है उसको बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ IMF की जानिब से शराइत आयद की गई, उन तमाम शराइत को पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ये भी है कि जो शर्त रखी गई थी IMF की जानिब से वो तमाम शर्तें हमने पहले ही मान ली हैं। इसमें बिजली की कीमतों में इजाफा था, सब्सिडीज को एलिमिनेट करना था, फिर गैस की कीमतों में इजाफा था, बल्कि अभी रिसेंटली सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न कंपनीज की जानिब से जो उनकी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी दरख्वास्तें दी गई हैं तो वो भी हम इस तरह से अवाम के ऊपर पास ऑन कर देंगे। तो प्रोजेक्शंस जो हैं वो अच्छी हैं। आने वाले दिनों में ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा इसका हम कितना क्रेडिट निगरान हुकूमत को दे सकते हैं, क्योंकि हमने PDM हुकूमत के 16 माह में देखा कि मईशत की सूरत हाल बहुत अबतर थी। क्या प्रोसेस के साथ और वक्त गुजरने के साथ ये वक्त आना ही था मईशत को लेके, यानी हमने बेहतरी की जानिब गामजन होना था, या इसका पूरे का पूरा क्रेडिट हम देते हैं अपने निगरान सेटअप को? देखिए, निगरान पॉलिटिकल देखें कि जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट थी उनके फैसले हैं, बहुत सारे फैसले उन्होंने उस वक्त किए और वो पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है इन तमाम फैसलों की। जो भी मुआशी तौर पे जो डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए ऐसा नहीं होता कि वो कोई घंटों मिनटों या महीनों में उसके वो कम से कम 3 माह से माही एक चलती है तो तब जाके आपको जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपको सरप्लस होना शुरू होता है, आपके बजट अखराजात होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, या आप अपने खर्चे कम करते हैं या आपको बाहर से एड आ जाती है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पिछली 6 महीने साल की पूरी की मेहनत है और नो डाउट के निगरान जो हैं उन्होंने भी बड़ा इसमें किरदार अदा किया है। निगरानों ने उस तमाम सूरत हाल को जो वो किए थे, इनको इख्तियार इसीलिए दिया गया था आईनी कानूनी तौर पे भी कि ये कुछ फैसले कर सकें, क्योंकि मुल्क की मईशत इस तरह की थी कि अगर उसी तरह से चीजें चलती रहती तो शायद ये वाले जो मामला थे इस हद तक हम ना पहुंचते। तो जब मईशत उस वक्त टाइट की गई, बहुत सारे लूप होल्स थे उनको बंद किया गया, फिर मौजूदा रजीम जो है इन्होंने कुछ बड़े फैसले किए जिसमें स्मगलिंग की रोकथाम है, जिसमें डॉलर की जो डे बाय डे उसका कम होना था, डॉलर जो है वो उसको एक खास रेट तक लेके आना था, वो भी है। गोल्ड प्राइसेस हैं, फिर स्टॉक। ठीक है, तो निगरानों को भी हम इसका क्रेडिट देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से आप बता रहे थे कि PDM हुकूमत में और शहबाज हुकूमत के दौर में जो फैसले किए गए वो खासे खुशाइंद रहे और उसी का तसलसल बरकरार रखते हुए निगरानों ने भी उसको आगे बढ़ाया और इसी वजह से हमारी जो मुल्क की मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामजन है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। हम आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के एक मुतालबे की बात करते हैं जिस पर अफगान अबूरी हुकूमत अब हमें इन एक्शन नज़र आ रही है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 40 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं और दहशतगर्दों को 1 साल के दौरान गिरफ्तार किया है। अफगान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा मालूमात पर की गई हैं।
पाकिस्तान ने अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था और इसके लिए अब अफगान अबूरी हुकूमत मुतहरिक नज़र आ रही है और कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगान हुकूमत में जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र मौलाना फजल रहमान को अफगान अबूरी हुकूमत के सरबराह का एक ख़त मौसूल हुआ है। इस्लामाबाद और काबुल में कशीदगी कम करने के लिए इस ख़त में ताउन की दरख्वास्त की गई है। सरबराह JUIFA आइंदा चंद रोज़ में वफ़द के हमरा काबुल भी जाएंगे। अफगान अबूरी हुकूमत के सरबराह समेत अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें भी होंगी। अफगान महाजरीन की वापसी, TTP की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर इस मुलाकात में गौर किया जाएगा। शराज बताइएगा, जीवन मार्केट के ताजिर सरापा एहतजाज हैं, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पहले तो ताजिर के अगवा की खबर आई थी और अब ये पता चल रहा है कि उसको कत्ल कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में क्या तफसीलात सामने आई हैं अब तक? जी बिल्कुल जी, इसमें जब उसकी बीवी ने, ताजिर की बीवी ने जब पुलिस को फौरी तौर पर इत्तला दी कि दुकान से निकलने से पहले ताजिर अपने घर फोन करता है और उसके बाद फौरी उसका मोबाइल बंद हो जाता है, तो पुलिस ने दूसरे दिन जाकर मुकदमा दर्ज किया और 6 दिन गुजरने के बावजूद लोकेशन तक ट्रेस नहीं की जा सकी। और इसी बात पे एहतजाज किया जा रहा है ताजिरों का कि एप्लीकेंट इन्वेस्टिगेशन को भी बताया गया और दीगर पुलिस अफसरान को भी बताया गया। उसकी बीवी अपने बच्चों के साथ थाने में जाती है कि मेरा खामन जो है वो 3 दिन से लापता है, लेकिन 6 दिन बाद उसकी लाश जो है वो खानपुर नहर के करीब से मिलती है और कोई तफ्तीश नहीं की गई, कोई लोकेटर नहीं इस्तेमाल किया गया। ज्वेलर की दुकान थी और जब वहां पर देखा गया तो इस बात की तस्दीक की गई है दुकानदारों और घर वालों की तरफ से कि लाखों रुपए का जेवर और नकदी भी दुकान से लेकर गए हैं, जो अगवा करके लेकर गए हैं। अब वो डाकू हैं, अगवा कर हैं, लेकिन कोई ऐसी कॉल मसूल नहीं हुई। लाश जो है वो वहां से बरामद कर ली गई है और इस हवाले से पुलिस अफसरान का ये कहना है कि CCTV, अब कई ऐसे रुपये होते हैं कि उसके ठीक है, CCTV की मदद से अब इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर मजीद जो इंकशाफात हैं वो सामने आएंगे। शराज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अगर हम एक और ऑपरेशन की लाहौर में बात करें तो तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। CCPO और कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें इस ऑपरेशन की हिकमत अमली तय की गई है। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ बुध से बाकायदा ऑपरेशन किया जाएगा। तजावुज़ात के खात्मे के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। लाहौर में तजावुज़ात के हवाले से 23 पॉइंट्स हॉटस्पॉट करार दे दिए गए हैं, टीमें तश्कील दे दी गई हैं और बुध से बाकायदा तौर पे ऑपरेशन का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ये ग्रैंड ऑपरेशन है जिसकी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं। अभी आपको एक लेटेस्ट अपडेट दें। सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी हवाबाजी को खत, चीफ जस्टिस ने 16 दिसंबर को तुर्किया रवानगी के वक्त किसी किस्म का इस्तिस्ना नहीं लिया। खत में मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस ने एयरपोर्ट पर लग्जरी गाड़ी पर जहाज़ तक जाने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने VIP लाउंज की सहूलत लेने से भी इनकार किया। खत में कहा गया कि मिसेस सरीना ईसा ने ASF के ख़वातीन के मखसूस कमरे में जाकर तलाशी दी। जिस्मानी तलाशी की TV कैमरों से तस्दीक भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी हवाबाजी को यह ख़त, जिसकी तफसीलात हम आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस ने 16 दिसंबर को तुर्किया रवानगी के वक्त किसी किस्म का इस्तिस्ना नहीं लिया। ख़त में बताया गया है कि चीफ जस्टिस ने एयरपोर्ट पर लग्जरी गाड़ी पर जहाज़ तक जाने से भी इनकार किया है और साथ ही साथ VIP लाउंज की सहूलियात लेने से भी उन्होंने इनकार किया है। और मिसेस सरीना ईसा ने ASF के ख़वातीन के मखसूस कमरे में जाकर तलाशी भी दी है। ख़त के मतन में ये बताया जा रहा है। दी न्यूज़ रूम से आज तक के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।